नमस्कार दोस्तों। दुनिया में 7 के लगभग ऐसे देश हैं जिन्होंने लगभग पूरी तरह से कोरोना पर नियंत्रण पा लिया है, और वहीं कुछ ऐसे देश हैं जिसमें हमारा देश सबसे टॉप पर है, जिनमें कोरोना ने कोहराम मचा रखा है। दोस्तों, वो देश जिनमें कोरोना पूरी तरह से लगभग समाप्त हो गया है, ऐसे क्या कारण है कि उन देशों में कोरोना इस तरह से समाप्त हो गया है? हमें इस पर मंथन करना चाहिए, इसको समझना चाहिए, और वही चीज़, वही सोच और वही बातें हमें अपने देश में भी लागू करनी चाहिए। दोस्तों, इसमें सबसे प्रमुख बात है इन देश के लोगों का डिसिप्लिन, लोगों की समझ। लोगों को वहाँ समझ आ गया कि जब तक वो नहीं चाहेंगे, कोरोना से ना तो वो आज़ाद हो सकते हैं और ना ही उनका देश। उनको अपनी ताकत, उनको अपना योगदान, इस बीमारी को ख़त्म करने में अपना योगदान, देश के प्रति समर्पण, समाज के प्रति समर्पण सब समझ आ गया, और उन्होंने अपने कर्तव्य का निर्वहन बहुत ही ईमानदारी से किया, और आज देखिए ये देश कोरोना की संक्रमण से बाहर निकल चुके हैं। दूसरी ओर अगर हम अपने देश को देखें तो हमारे देश में डिसिप्लिन की बहुत ज़्यादा कमी है, व्यक्तिगत जिम्मेदारी की बहुत ज़्यादा कमी है। कोई मानने को तैयार नहीं, किसी की समझ में आ ही नहीं रहा है कि उनकी कितनी महत्वपूर्ण और बड़ी जिम्मेदारी है। लोग ये समझ ही नहीं पा रहे हैं कि जो उनके हाथ में है, जितनी ताकत उनके हाथ में, उतनी ताकत सरकार के हाथ में भी नहीं है। लोग बिल्कुल लापरवाह होके अभी भी जी रहे हैं। मतलब जब इतनी मृत्यु हो रही है, कोरोना इस तरह से कोहराम मचा रहा है, उसके बावजूद लोग समझने को तैयार नहीं है। यहाँ भी लोगों की वही सोच काम कर रही है कि अगर भगत सिंह बने तो वो पड़ोसी बने, मैं क्यों बनूं? अगर कोई त्याग करे, सेक्रीफाइस करे, अगर कोई डिसिप्लिन में रहे तो पड़ोसी रहे, वो दूसरा रहे, मैं क्यों रहूं? तो दोस्तों, ये सोच इतनी घातक है, ये सोच इतनी खतरनाक है, जो हमारे देश को इस कगार पर ले आई है। और अभी अमेरिकन स्टडी के अनुसार मई, जून, जुलाई महीने में भारत में कोरोना बहुत ही ज़बरदस्त कोहराम मचाने वाला है। मतलब लाशें गिनना मुश्किल हो जाएगा दोस्तों, और सारी व्यवस्थाएं चरमरा जाएंगी। किसकी वजह से? केवल हमारे अपनी वजह से। हम में से काफ़ी लोग, बहुत से लोग ऐसे हैं जो बहुत लापरवाह होकर जीवन जी रहे हैं, और खुद के जीवन को संकट में डाल रहे हैं, और औरों के जीवन को भी। यहाँ वो बेकसूर लोग भी मारे जा रहे हैं जो पूरे कोरोना के प्रोटोकॉल को फॉलो करने की कोशिश कर रहे हैं, फॉलो कर रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, अपनी जी जान लड़ा रहे हैं, घर से बाहर नहीं निकल रहे हैं। वो लोग भी इन लोगों की वजह से गंभीर संकट में फंसते जा रहे हैं। कैसी मानसिकता है ये? क्या हमारे संस्कार हैं? क्या हमारा एटीट्यूड है? क्या हमारा करेक्टर है? मेरी तो कुछ समझ में नहीं आता है दोस्तों। अगर इसकी जड़ में जाओगे तो ये एक दिन का काम नहीं है, एक महीने का काम नहीं, एक साल का काम नहीं, ये कई सालों से जो हमारी मानसिकता है, जो हमारे सोचने का तरीका बन चुका है, जिस तरह से हम जीने लगे हैं, ये उसी का नतीजा है दोस्तों, उसी का नतीजा है। हमारी 2-3 पीढ़ियाँ निकल चुकी हैं आज़ादी के बाद से, लेकिन हमें कुछ सिखाया ही नहीं गया, हमारे संस्कार ही नहीं बनाए गए, हमें ये बताया ही नहीं गया कि दूसरे के लिए भी जिया जाता है, देश के लिए भी जिया जाता है, समाज के लिए भी जिया जाता है। त्याग, सैक्रिफाइस जिसको कहते हैं, वो शब्द हम भूल चुके हैं, वो हमारे डिक्शनरी से निकल चुका है। हम केवल अपने लिए जीना, अपनी इंद्रियों को संतुष्ट करने के लिए जीना जीते हैं, जीना सीख चुके हैं। इसी वजह से आज हम इस गंभीर संकट में फंस चुके हैं दोस्तों। किसी भी सरकार ने आज़ादी के बाद से, किसी भी सरकार ने इस तरफ काम नहीं किया। अच्छा, आप एक चीज़ सोचिए, हमारे घर में जब हमारे बच्चे होते हैं, तो जो बच्चों के पेरेंट्स हैं, वो अपने बच्चों के लिए, अपने बच्चों को किस तरह से पालते हैं, अपने बच्चों के अंदर किस तरह से अच्छे संस्कार डालने की कोशिश करते हैं, अपने बच्चों को किस तरह एजुकेट करते हैं कि वो एक अच्छा नागरिक बन सके, वो एक अच्छा व्यक्ति बन सके, उसके अंदर सारी अच्छाइयाँ आएँ, बुराइयाँ कुछ ना आए। हम बच्चों को कहते हैं ना कि झूठ मत बोलिए, सच बोलिए, हार्ड वर्क करिए, एक्सरसाइज करिए, अपने को स्वस्थ रखिए, अच्छी बुक्स पढ़िए, डिसिप्लिन में रहिए, सुबह जल्दी उठिए, रात को जल्दी सोइए, पौष्टिक खाना खाइए, बाहर के जंक फूड से बचिए।
पढ़ाई कीजिए, अच्छे विचार रखिए, टीवी कम देखिए। हम सारे ऐसे काम उनसे करने को बोलते हैं जो उनके लिए अच्छे हों, जिससे वो एक अच्छा, एक सफल व्यक्ति बन सके, अच्छे व्यक्ति बन सके। जितनी हमारे अंदर सोच समझ है, जितनी हमारे अंदर सोच समझ छोड़ी गई है सभी सरकारों के द्वारा, उसके अनुसार हम जो बेस्ट होता है वो अपने बच्चे को देना चाहते हैं, और उसको एक अच्छा इंसान, अच्छा नागरिक और एक सफल इंसान बनाने की भरपूर कोशिश करते हैं। और पूरे शिद्दत के साथ, पूरे एफर्ट के साथ हम उनके पीछे लगे रहते हैं। और अगर वो सक्सेस हो जाते हैं तो उसमें हम अपनी सफलता मानते हैं। लेकिन दूसरी तरफ देखिए दोस्तों, अगर हम अपने बच्चों को लापरवाह जाएँ उनके लिए, बस पैदा करके छोड़ दिए, उसके बाद हम उनके लिए कुछ ना करें, जो वो कर रहे हैं, चाहे वो गलत कर रहे हैं, सही कर रहे हैं, हम उनकी तरफ ना देखें। चाहे वो बिगड़ रहे हैं, लेट उठ रहे हैं, पढ़ाई नहीं कर रहे हैं, उटपटांग खाना खा रहे हैं, हम उनकी तरफ से उनको नेग्लेक्ट कर दें, तो दोस्तों वो कैसे नागरिक बनेंगे? बड़े होकर उनका क्या होगा? वो किस तरह का जीवन जिएँगे? वो क्या होंगे बड़े होकर? सोचिए आप। यही हमारे साथ हुआ है दोस्तों, यही हमारे साथ हुआ है। गवर्नमेंट हर देश की एक पेरेंट होती है, एक अभिभावक होती है। गवर्नमेंट का फ़र्ज़ है, सरकार का फ़र्ज़ है कि वो अपनी देश रूपी, देश की जनता रूपी बच्चों को एक अच्छे संस्कार दें, उनको डिसिप्लिन में लाए, उनको ये सिखाए कि केवल अपने लिए नहीं जीना होता, अपने समाज के लिए, अपने देश के लिए भी जीना होता है। उनको त्याग सिखाए, ना कि उनको स्वार्थ सिखाए, उनको देना सिखाए, ना कि उनको लेना सिखाए। ये काम बचपन से ही होते हैं, ये काम स्कूलों से होते हैं। जब गवर्नमेंट स्कूलों में इन चीज़ों को बढ़ावा देती है, इन चीज़ों को, बच्चों को एक डिसिप्लिन बच्चा बनाती है ताकि आगे जाके वो एक डिसिप्लिन नागरिक बने, एक देशभक्त बच्चा बनाती है, एक समाज भक्त बच्चा बनाती है, एक परिवार भक्त बच्चा बनाती है, उसके अंदर अच्छे देश के प्रति अच्छे संस्कार डालती है, उसको एक अच्छा मनुष्य बनाती है, उसे एक दयालु मनुष्य बनाती है, उसको एक जिम्मेदार मनुष्य बनाती है। तो दोस्तों जब वो बच्चा बड़ा होता है, जब वो एक नागरिक बनता है ज़िम्मेदार, तो उसे पता होता है उसको किस तरह से जीना है, उसको उसकी क्या ज़िम्मेदारियाँ हैं, उसके क्या कर्तव्य हैं, और वो समाज के लिए एक एसेट होता है, देश के लिए एक एसेट होता है। फिर वो ऐसे गैर ज़िम्मेदाराना काम नहीं करता जो आज हमारे देश के अधिकतर नागरिक कर रहे हैं। दोस्तों कई पीढ़ियाँ निकल गई, सरकारों ने इस पर ध्यान ही नहीं दिया, केवल अपनी रोटियाँ सेकी हैं। अ, ये समझिए कि नागरिकों को, बच्चों को सिर्फ़ एक एक अपना एक वोट बैंक समझ करके, उनको अज्ञानता के अंधेरे में रख कर के, उनको कुछ ऐसी चीज़ें चीज़ों से वंचित रख कर के सिर्फ़ अपनी सत्ता बनाए रखने की कवायद की गई है सभी सरकारों के द्वारा। उसका नतीजा आज हमारे सामने है। आज हमारी ऐसी हैबिट बन चुकी है, आज हमारी ऐसी आदतें हो चुकी हैं, जिसको हम नेचुरल समझते हैं, नॉर्मल समझते हैं, हम इसमें कुछ भी गलत नहीं समझते, और दोष दूसरों पर थोपते हैं। क्योंकि हम ऐसे बन चुके हैं। अब एक क्रिमिनल, एक चोर अपने आप को चोर थोड़ी समझता है। अगर वो अपने आप को गलत समझेगा, चोर समझेगा, तो वो चोरी क्यों करेगा? वही हमारा हाल हो चुका है। हम अपने आप को गलत समझते ही नहीं हैं, क्योंकि हम शुरू से यही सीखते आए हैं और हमारा दिमाग इसी तरह से ट्यून्ड हो चुका है। हमें यही सही लगता है। हम सोचते हैं ऐसी लाइफ होती है, हम सोचते हैं ऐसे ही इंसान होते हैं, हम सोचते हैं ऐसे ही जिया जाता है। दूसरा थॉट हमारे माइंड में आता ही नहीं है। इसीलिए हमसे कितनी बार अपील की जाती है, कितनी बार हमको बोला जाता है कि मास्क लगाइए, कि ऐसा कीजिए, वैसा कीजिए, लेकिन हम करने को तैयार नहीं है, क्योंकि हम सोचते हैं बेवकूफ़ है, बेवकूफ़ बोल रहा है। जिस तरह से एक बच्चा जो शुरू से नेग्लेक्ट किया गया है और वो इस तरह का बन गया है, तो अपने माता पिता की कोई रिगार्ड्स नहीं करेगा। वो कहेगा कि ये बोलते रहते हैं, भौंकते रहते हैं, मेरा क्या है। कितना ही समझाएं उस बच्चे को, समझेगा नहीं, वो अपनी मन मर्जी करेगा। क्योंकि बच्चों पर शुरू से ध्यान नहीं दिया गया, तो जब माता पिता ने बच्चों पर शुरू से ध्यान नहीं दिया, तो बच्चे भी माता पिता का कहा नहीं मानेंगे और अपने मन की करेंगे। वही हाल आज हमारे साथ हो रहा है। दोस्तों हम बहुत दुर्भाग्यशाली हैं कि हमारे जो सत्ता शासक रहे हैं आज़ादी के बाद से, सब ने अपनी रोटियां सेकी हैं, सब ने देश को एक अपनी प्रॉपर्टी समझा है, और लोगों को शिक्षा से, रियल शिक्षा जिसे मैं कहता हूँ, असल शिक्षा जिसमें उसे
ये समझाया जाए कि वो क्या है, उसका जीवन क्यों है, उसे देश के लिए क्या करना है, उसको देना ज़्यादा है, लेना कम है, ये सब सिखाया ही नहीं है। उसको लेना सिखाया, उसको एक मशीन बना दिया गया है, उसको इंद्रिय सुख प्राप्त करने का साधन बना दिया गया है। आज सब हम अपने इंद्रिय सुख के लिए जीते हैं। हम सोचते हैं हमारे पास ये हो, ये मतलब सब कुछ हमारे अपने जो शारीरिक सुख के लिए है उसके लिए है, बाकी कुछ नहीं है। आज ये जो लोग लाइनों में लगे हैं, ऑक्सीजन सिलेंडर की लाइनों में लगे हैं, जिनके रिश्तेदार एडमिट हैं, कहीं ना कहीं इनमें से काफ़ी लोग इस चीज़ के जिम्मेदार हैं। आज क्योंकि इनके रिश्तेदार यहाँ एडमिट हैं, भर्ती हैं, आज बहुत विपत्ति में है, इसलिए ये बोल रहे हैं। लेकिन इसका दूसरा पहलू ये भी है, जो व्यक्ति अभी ठीक ठाक हैं वो सोचते हैं कि हमारे ऊपर विपत्ति आएगी नहीं, हमारे ऊपर कोरोना आएगा ही नहीं, और वो लोग भी बड़ी लापरवाही से अपना जीवन यापन कर रहे हैं। उनको जब तक आँच अपने घर पर तक नहीं आती है तब तक हम लोग जागते नहीं, और जब जाग के तब क्या करना जब आँच अपने घर पे आ जाए। तो दोस्तों, बहुत मुश्किल है इस चीज़ से निपटना। ये सब संस्कारों का खेल है, सब संस्कारों का खेल है। जितने भी देश में कोरोना गया है, वहाँ सरकारें शुरू से सचेत थी, उनको देश के प्रति प्रेम था। ठीक है, राजनीति अपनी जगह राजनीति होती है, लेकिन दोस्तों, राजनीति की भी एक लिमिट होनी चाहिए, गंदी राजनीति की भी एक लिमिट होनी चाहिए। वो देश के हित के आड़े नहीं आनी चाहिए। इन देशों में और हमारे जैसे देशों में यही फ़र्क है। वहाँ के नागरिकों को संस्कार दिए गए हैं, वहाँ के बच्चों को स्कूलों में संस्कार दिए जाते हैं, उनको शिक्षाएं दी जाती हैं, उनको समर्पण सिखाया जाता है, उनको त्याग सिखाया जाता है, जो कि आज उनके काम आया है। क्योंकि उनके अंदर वो चीज़ है, उनके अंदर वो विचार है, उनके अंदर वो सोच है, जिसकी वजह से वो जब सरकार ने उनसे अपील की तो वो समझे, बल्कि खुद से भी समझे, और उनको पता चला कि हाँ, मेरी कितनी बड़ी जिम्मेदारी है। मेरा एक छोटा सा गलत स्टेप कितना बड़ा डैमेज कर सकता है, वो इस चीज़ को समझ पाए। और हम इस चीज़ को समझने को तैयार नहीं है। उन्हें पता है कि अगर मैं बिना मास्क लगाए निकल गया और मैं संक्रमित हूँ, तो मैं पता नहीं कितने 100 लोगों को कर दूंगा, 100 लोग आगे 1000 को करेंगे, 1000 लाख को करेंगे। उन्हें अपनी एक छोटी सी भूल का गंभीर परिणाम पता है, इसलिए उन्होंने ये भूल नहीं किया। हमारे यहाँ क्या है, पहले तो पता ही नहीं है, उसके बाद पता भी है तो हमारी तरफ से होता है तो हो जाए, मेरा क्या जाता है, मैं तो पॉजिटिव हो गया हूँ ना कोरोना, अब दूसरे हो ना हो मेरे पे क्या फ़र्क पड़ता है। ये मेंटेलिटी हमारे यहाँ बहुत काम करती है। तो दोस्तों, ये बहुत डेट्रीमेंटल डैमेजिंग मेंटेलिटी है। इससे बाहर कैसे आएंगे? ये दिनों का काम नहीं है, कुछ घंटों का काम नहीं है। ये तो करेक्टर बिल्ड हो गया। जैसा करेक्टर बनता है वैसे इंसान एक्ट करने लगता है और वो अपने को सही मानने लगता है। ये एक अलार्मिंग सिचुएशन है। इस कोरोना महामारी ने हमें हमें आत्म मंथन करने पर मजबूर किया है कि सालों से 2-3 पीढ़ियां जो इस तरह की निकाल दी गई हैं, हमें आने वाली पीढ़ियों के लिए हमें काम करना पड़ेगा। ये विपत्ति तो जैसे तैसे टल जाएगी दोस्तों, निकल जाएगी, लेकिन आगे क्या, हमें क्या इससे कोई शिक्षा लेंगे? ऊपर से तीसरी चीज़, क्या हमारे देश के सत्ताधारियों को ये पता नहीं था कि पॉपुलेशन कितनी बड़ी प्रॉब्लम हो सकती है? 130 करोड़ की पॉपुलेशन, और वो भी भारत जैसा विकासशील देश, अमेरिका जैसा डेवलप्ड कंट्री 32 करोड़ की पॉपुलेशन को नहीं संभाल पा रहा है कोरोना के अंदर। तो हमारा जैसा गरीब देश कहूँगा मैं, तो गरीब देश जिसमें ये लगाइए 50% लोग एक टाइम का भोजन करते हैं, वो इस त्रासदी को 130 करोड़ लोगों को किस तरह से बचा पाएगा? आप सोचिए। कभी मैंने किसी गवर्नमेंट को इस पर सीरियस नहीं देखा कि पॉपुलेशन कंट्रोल भी करना चाहिए, किसी को नहीं देखा, किसी को, बल्कि वो अपने वोट बैंक के लिए धर्म की राजनीति करते हुए दबादब, मतलब लोग बच्चे करे जा रहे हैं, लेकिन उन्होंने कभी रोका नहीं बल्कि एनकरेज ही किया। आज स्थिति ये है। इन नेताओं का कुछ नहीं बिगड़ेगा मित्रों, इनका कुछ नहीं, ये भाग के दूसरे देशों में सेटल हो जाएंगे, इनका कुछ नहीं बिगड़ेगा। बहुत ही निकृष्ट लोग हैं ये, राजनीति में जितने भी लोग हैं सब स्वार्थ की पराकाष्ठा है ये। इनका कुछ नहीं बिगड़ने वाला, मारे जाएंगे हम तुम जैसे गरीब लोग, हम तुम जैसे मध्यम वर्गीय लोग, हम मारे जाएंगे दोस्तों। इन्होंने हमारे साथ इतना बुरा किया है कि जिसका कोई मतलब कोई उदाहरण नहीं मिल सकता है। केवल अपनी राजनीतिक रोटियां सेकने के लिए हम इनके शिकार बन चुके हैं, और ये उसी शिकार
बनने का, हमारी मेंटालिटी को, हमारी विचार को, सोच को इन्होंने हाईजैक कर लिया है और अपने हिसाब से चलाते हैं। हमें इतना स्वार्थी बना के छोड़ दिया है कि इसमें इनका तो फ़ायदा है, लेकिन हम तुम जैसे लोगों का भयंकर नुकसान है। अभी तक तो ज़िंदगी चल रही थी, क्योंकि ऐसी कोई महामारी, ऐसा कोई टेस्टिंग टाइम नहीं आया था, ऐसा कोई परीक्षा का समय नहीं आया था। लेकिन जैसे ही परीक्षा का समय आया, तो हमारे वेपन्स थे, हमारे हथियार क्या थे, जो कि जिन्होंने कोरोना पर सफलता पाई, उन देशों के नागरिकों के पास जो हथियार थे, वो हथियार क्या थे? वो हथियार थे डिसिप्लिन। दोस्तों, पहला हथियार था डिसिप्लिन। अगर हम अपने आप को डिसिप्लिन कर सकते, तो दोस्तों ये बीमारी हमारे आगे टिकती नहीं। पहला था डिसिप्लिन। दूसरा था दोस्तों जिम्मेदार होना। अगर हम जिम्मेदार हो सकते, अगर हम जिम्मेदार हों, अपनी एक्टिविटीज़, अपने कर्तव्यों के प्रति जिम्मेदार हों, देश के प्रति जिम्मेदार हों, अपने परिवार के प्रति जिम्मेदार हों, तो दोस्तों ये बहुत बड़ा अस्त्र साबित होता। तो डिसिप्लिन, जिम्मेदारी। दोस्तों तीसरा है त्याग, समर्पण, जो हम में से कई लोगों ने सीखा ही नहीं। इसी वजह से हमारे कई जितने भी नव विवाहित जोड़े हैं, उनके बीच में तलाक, दरारें इसी वजह से आती है। तो छोटा सा रीज़न बता रहा हूँ, लेकिन बड़े परिप्रेक्ष्य में देखेंगे तो ये जो त्याग समर्पण की कमी है, वो इस पेंडेमिक के टाइम पर बहुत बहुत ही, यूँ कहूँ, डेट्रीमेंटल भूमिका निभा रही है, त्याग समर्पण का ना होना। ये त्याग समर्पण अपने आप में इतनी बड़ी चीज़ है, इतना बड़ा शब्द है। अगर ये हमारे पास होता, तो हमारे परिवार भी बचे होते, हमारे अंदर बॉन्डिंग भी बहुत अच्छी होती, हमारे समाज में इतनी अच्छी बॉन्डिंग होती, और हमारा देश इस बीमारी को कब तक हरा चुका होता। लेकिन नहीं दोस्तों, ये सब कुछ नहीं है हमारे अंदर। और उन देशों के नागरिकों में सब पाया जाता है, चाहे उतनी मात्रा में नहीं, लेकिन इतनी मात्रा में था कि उन्होंने उसका इस्तेमाल करके, उन हथियारों का इस्तेमाल करके इस कोरोना रूपी दुश्मन पर, शत्रु पर, विलेन पर विजय प्राप्त करके दिखा दी। अब जब हमारे पास हथियार ही नहीं, दोस्तों हम कैसे लड़ेंगे इस खतरनाक शत्रु से, खतरनाक दुश्मन से? ये सच्चाई है, मैं जो आपको बता रहा हूँ। ये सब हमारे हथियार थे, लेकिन ये हथियार सभी सरकारों ने आज़ादी के बाद से हमसे धीरे धीरे छीनते चले गए और हमें निहत्था बनाते चले गए। आज हमें इन्होंने निशस्त्र कर दिया है, और हम इतने बेवकूफ़, शुरू से हम इतने बेवकूफ़ रहे हैं, धर्मों में, जातियों में, समूहों में इतने बटे हुए रहे हम लोग, कि इन लोगों ने हमारा फ़ायदा उठाते गए, हमारा शिकार करते गए, और हम शिकार होते गए दोस्तों। और आज हम निहत्थे हो चुके हैं। हम इस बीमारी रूपी शत्रु, विलेन, अजगर के आगे इनका शिकार बनने के लिए अभिशप्त हो चुके हैं। हमें ईश्वर ने दिमाग दिया है, मस्तिष्क दिया है, जागो। इन नेताओं की, इन सरकारों की नियतों को समझो, और इन पे भरोसा छोड़ के दोस्तों अपने दिमाग को, अपने विवेक को जगाओ, अपने विजडम को जगाओ, और इन सब हथियारों को प्राप्त करने की कोशिश करो। ना सिर्फ इस पैंडमिक में, आगे अच्छा जीवन जीने के लिए, आगे समाज को मजबूत बनाने के लिए, आगे परिवारों को बचाने के लिए, आगे ये जो जितने भी हमारे वृद्ध लोग हैं, जितने भी हमारे पेरेंट्स हैं जो बूढ़े हो चुके हैं, उनकी ज़िंदगी को खुशहाल बनाने के लिए, अपने भाई बहन को के साथ बॉन्डिंग करने के लिए, अपने मित्रों के साथ बॉन्डिंग करने के लिए, दोस्तों ये हथियार बहुत ज़रूरी है। अपने समाज को सशक्त बनाने के लिए, देश को सशक्त बनाने के लिए ये हथियार बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो इस पर विचार कीजिए। ये राइट टाइम है। ये पेंडेमिक सिचुएशन हमें यही संदेश दे रही है, यही शिक्षा देने की कोशिश कर रही है, झकझोर रही है हमको। ये जागो, जागो, कम से कम जागो। जो तीसरी लहर आएगी, उसके लिए तो जागो, उसके लिए तो बदलो अपने आप को, उसके लिए तो डिसिप्लिन में आओ, उसके लिए तो जिम्मेदार बनो, उसके लिए तो त्यागी बनो, उसके लिए तो सेवा करने वाले बनो। ये जगाने के लिए आइए दोस्तों, क्योंकि तीसरी लहर इससे भी कहीं ज़्यादा खतरनाक होगी। तो अभी से जाग जाओ, ये दूसरी लहर तो निकल जाएगी जैसे तैसे, लेकिन तीसरी और चौथी लहर में अगर यही एटीट्यूड हमारा रहा, और ऐसे ही हम निशस्त्र रहे, ऐसे निहत्ते रहे, तो यकीन मानिए बहुत बुरा समय होगा। बहुत बहुत दुख सहने पड़ेंगे, बहुत ट्रेजेडी सहनी पड़ेंगी, बहुत लॉसेस उठाने पड़ेंगे। दोस्तों जागिए, समझिए। बस मैं इतना ही कहना चाहता हूँ। भारत माता की जय। जय हिंद।
और अपना ध्यान रखिए और सोचिए इस पर और अपने को बदलिए।